तो जो बेसिक चीजें हैं वो यूथ को कौन समझाएगा, मुद्दा ये आता है। तो उसके लिए अभी जैसे मार्च के बाद हमारा एक युवा संवाद कार्यक्रम है, तो ये इटावा के सारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा जहां कोई भी आदमी किसी से कनेक्टिविटी करके अपने करियर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जिज्ञासा को पूरा कर सकेगा। मतलब युवा को अपना कार्य करना ही पड़ेगा, बिना कार्य के कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो सोचता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो आने वाले समय में उसको काम करना ही पड़ेगा। 20 साल पहले का आप इटावा देखते हो और आज का देखते हैं तो क्या परिवर्तन पाते? समाजवादी पार्टी की हमेशा से मानसिकता रही है, उन्होंने इटावा के विकास को बहुत नहीं देखा, उन्होंने सैफई के विकास को देखा। आज सैफई में मेडिकल कॉलेज है जिसमें इटावा में होना चाहिए और इटावा में उसकी प्राथमिकता है। आपने जो पहले हमसे पूछा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास के क्या मायने थे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा क्षेत्र जो था पहले दस्यु प्रभावित था और वहाँ का जो युवा है वह रोजगार के लिए आज अन्य प्रदेशों में जा रहा था। तो इटावा की जो प्राथमिकता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर है। अगर इटावा में कोई अच्छा उद्योग स्थापित होता है, बड़ा उद्योग, तो उसके साथ साथ छोटे लघु उद्योग भी स्थापित होंगे जो वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। इटावा जो है किस प्रकार की इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है? FMCG में आप जाइए, ऑटोमोबाइल्स में जाइए, बोथ विल बी सपोर्ट एंड सोलर। आप चंबल का जो बिहाड़ है दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोलर एनर्जी। यह यूथ अब प्राइवेट स्पेस में अगर जाता है तो बहुत ही जो उसको जकड़ के रखी है इस मानसिकता ने, इस राजनीति ने, क्या उससे बाहर निकल पाएगा? निश्चित तौर से निकलेगा। युवा कभी जातीय राजनीति को पसंद नहीं करता। वर्तमान का युवा, पुराने समय की बात अलग थी पर लेकिन वर्तमान समय में सब शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी हर जिले में एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि भाई विद्यालय खोला जाए। सरकार अपना काम कर रही है पर समाज पीछे हट गया। तो समाज को आगे आना है। जिस समय समाज आगे आएगा, सरकार और समाज के कोऑर्डिनेशन से ये मानव समाज खड़ा हो। ये हिंदू समाज बचा ही सर समाज के कारण है, वरना सत्ताएं तो सदैव हिंदू समाज के खिलाफ खड़ी। नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आशीष प्रताप सिंह चौहान जी। आप इटावा में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, 20 साल से उससे जुड़े हुए हैं। आपके पिता स्वयं संघ के जिला के कार्यवाह थे और इनका जो है उस एरिया में, जिस एरिया को कहा जाता है सो कॉल्ड, है नहीं पर कहा जाता है कि वो किसी का गढ़ है, तो गड़बड़ है नहीं, लेकिन खैर एक वहाँ पर एक परिवार का आभा मंडल है, एक राजनीतिक परिवार वहाँ से आता है। उस एरिया में आप और आपका परिवार हमेशा से भाजपा का कार्यकर्ता रहा है। ये बड़ी एक आवश्यक बात है, ये विपरीत परिस्थितियों में रहना, जूझना और कर्म करना। दूसरा, आप से जो आज का हमारा विषय है वो बहुत सारे विषय हैं और सबसे महत्वपूर्ण है वही यह जानना कि आपका विजन क्या है इटावा को लेकर। और दूसरी बात, आप स्वयं इंजीनियर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब की है, फिर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी है, आजकल इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आशीष प्रताप सिंह चौहान जी का। आशीष जी, आप सभी को नमस्कार। संदीप जी, आपको नमस्कार जी। आशीष जी, सबसे पहले तो चूंकि आप इटावा से आते हैं और वह जिला अपने थोड़ा सा मैं कहूँ कि बदनाम रहा है या थोड़ा सा एक राजनीतिक परिवार के प्रशय के कारण एक विकास में भी थोड़ा पीछे रहा। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि एक राजनीतिक परिवार जहाँ से आता है वह इलाका थोड़ा पिछड़ा हो जाता है? क्या आपको क्या लगता है कि जब 20 साल पहले का आप इटावा देखते हैं और आज का देखते हैं तो क्या परिवर्तन पाते हैं और क्या आपने देखा? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा से मानसिकता रही है, उन्होंने इटावा के विकास को बहुत नहीं देखा, उन्होंने सैफई के विकास को देखा। आज सैफई में मेडिकल कॉलेज है जिसमें इटावा में होना चाहिए और इटावा में उसकी प्राथमिकता है। तो समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है तो उन्होंने सैफई की ओर देखा है, इटावा की ओर नहीं देखा है। यही कारण है कि इटावा आज पीछे था, परंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इटावा प्रगति है और विकास के रास्ते पर चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी हमारी सरकार में विकास होता रहेगा और इटावा प्रगति के रास्ते पर जाएगा। जी आशीष जी, वहाँ की राजनीति जो आपने शुरू से देखी, हमने जब देखा, हम लोग बचपन से रहे उत्तर प्रदेश में,
तो देखा कि इटावा में जब भी सब सपा की सरकार आती थी तो यह तय होता था कि भाई इटावा को बिजली मिलेगी, 24 घंटा बिजली मिलेगी, बाकी जिलों को नहीं मिलेगी। और आसपास हम देखते हैं, चूंकि ज्योग्राफी है आसपास इटावा के, जितने शहर हैं वो प्राचीन रूप से बड़े बिजनेस फ्रेंडली शहर रहे हैं। आगरा रहा है, उसका अपना मार्बल का कार्य या लेदर का कार्य, फिर बगल में शिकोहाबाद, फिरोज़ाबाद, ग्लास का कार्य, फिर कानपुर तो अपने आप में अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब स्थापित इतना शानदार बिजनेस रहा। आज भी बहुत ज़्यादा लाल इमली कपड़ा और लेदर और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं। भारत के बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर हैं। हम कन्नौज जाते हैं, हम देखते हैं इत्र का कारोबार हज़ारों साल से रहा। हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, हम देखते हैं अलीगढ़, रामपुर, जो ये सब थे मेटल की मंडियाँ थी। यहाँ पर मेटल का बहुत शानदार कार्य होता था और उसमें आपको 2 नाम सुनने को मिलेंगे, अलीगढ़ के ताले और रामपुरी छुरी। ठीक है, यहाँ तलवारें बनती थी, मेटल का बहुत पुराना शानदार कार्य था। तो ये जब हम पूरा एक घेरा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूर्ण रूप से, ऐतिहासिक रूप से और अंग्रेज़ों से पहले भारत का प्रमुख व्यापारिक स्थल रहा है। तो बीच में तो इटावा भी है, जी। तो वहाँ कुछ क्यों नहीं हुआ? देखिए, इटावा के यही मैं आपने जो पहले हमसे पूछा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास के क्या मायने थे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा क्षेत्र जो था पहले दस्यु प्रभावित था और वहाँ का जो युवा है वह रोजगार के लिए आज अन्य प्रदेशों में जा रहा था। तो इटावा की जो प्राथमिकता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर है। इटावा में औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है। आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, कानपुर पास में ही है, लखनऊ पास में है, दिल्ली पास में है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहाँ की यूटिलिटीज भी अच्छी है। तो इटावा जो है वो उद्योग के क्षेत्र में आगे होना चाहिए, पर पिछली सरकारों ने उद्योग के नाम पे वहाँ कोई कार्य नहीं किया। सर, मैं देखता हूँ कि ट्रेन से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जी हाँ, दिल्ली से कानपुर, कलकत्ता जाने वाली सारी ट्रेनें इटावा टुंडला होते हुए जाती हैं। तब भी इतना शानदार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ ये ट्रेन रूट है। तो तब भी सिर्फ मानसिकता की कमी है या जनता भी वहां पे नहीं चाहती कुछ नहीं, करना? बिल्कुल जनता चाहती है। हमारे यहाँ का यूथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके काम भी करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडस्ट्रीज आए, क्योंकि हमारे यहाँ एक क्षेत्र है पूरा जिसको हम पारपट्टी बोलते हैं और वो पूरा जंगल क्षेत्र है। वहाँ के लोग मतलब शाम को, अभी तो चलो सरकार में काफी सारा लाइन ऑफ ऑर्डर को लेके काम किया है, तो आदमी अपने घर पे 5-6 बजे जा सकता नहीं। एक टाइम था कि दोपहर के बाद आदमी उस रास्ते से निकल नहीं सकता था। दोपहर के बाद ही? दोपहर के बाद, क्योंकि वह क्षेत्र पूरा दस्यु प्रभावित था। कब की बात है सर ये? बहुत पुरानी बात नहीं है? नहीं नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं है। मतलब पुरानी बात है, हाँ। पर लेकिन आज सिनेरियो ऐसा नहीं है और वह क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो हमारी प्राथमिकता है। अगर इटावा में कोई अच्छा उद्योग स्थापित होता है, बड़ा उद्योग, तो उसके साथ साथ छोटे लघु उद्योग भी स्थापित होंगे जो वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे और व्यापारिक जो स्थितियां हैं, जो इटावा की आर्थिक स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आगे की ओर जाएगी और बढ़ेगी। व्यापारी भी उसमें कहीं ना कहीं आय के स्रोत को ढूंढेंगे। सर, अक्सर क्या होता है, जैसे बात होती थी कि अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, तो लोग बताते थे कि इन माफियाओं से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित था वो इनका अपना मुस्लिम समाज ही था। सबसे ज़्यादा जो पीड़ित था, सबसे पहले ये इन्हीं पर कब्जा करते थे। इनका भला नहीं करते थे, ज़्यादा नुकसान करते थे। तो अक्सर इस प्रकार के माफिया मनोवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, उनसे उनकी अपनी जनता सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है। तो क्या यह चीज़ इटावा की जनता के साथ भी सच है कि जो राजनीतिक परिवार उनके ऊपर काबिज रहा, शासन करता रहा, उसने ज़्यादा प्रताड़ित किया? देखिए, बढ़ने नहीं दिया? प्रताड़नाएं तो मिली है। हाँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों के प्लॉटों पे कब्जा होना, जमीन पे कब्जा होना, यह कहीं ना कहीं करते थे लोग और कहीं ना कहीं से प्रभावित थे। तो अभी आज की स्थितियों में तो काफी सुधार है और माफिया जो होता है, मतलब जो अपराधी होता है, वो किसी जाति और किसी धर्म का नहीं होता है, उसकी फितरती माफिया वाली होती है। और ऐसे माफिया लोगों का हस्र बुरा ही होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो किसी परिवार को परेशान ना कर सके, किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान ना कर सके। जो ऐसा करते हैं उनका जीवन बहुत लंबा नहीं होता है, उनका परिवार बहुत अच्छे से नहीं चलता है। सही बात है जी। वही अतीक अहमद कहाँ तूती बोलती थी, कहाँ बच्चा और पत्नी कहाँ है, आज किसी को हवा। बुरा करोगे तो बुरा होना है, अच्छा करोगे तो अच्छा होना है। कर्म फल है, इसी जीवन में होना है। तो क्या अब यह कर्म फल आप देखते हैं कि, अब मैं आऊँगा थोड़ी देर में विजन पर बात करने, पर क्या है ना कि उस जगह की राजनीति या उस जगह की जो
भूमिका है या उस जगह की जो मानसिकता है उसको बड़ा समझना आवश्यक है। और क्या यह मानसिक परिवर्तन धीरे धीरे इटावा के लोगों में आ रहा है कि अब हमको अपने भविष्य की तरफ देखना है, या अब उनको पहली बार माहौल मिला है, वो जकड़न से बाहर आ रहे हैं, चंगुल से देखिए, बाहर आ निश्चित ये बात सही है आपकी, उनको माहौल मिला है। रहे हैं? और मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों के यहाँ जाता कौन सा हूँ। विधानसभा क्षेत्र? इटावा सदर इटावा। 200। हाँ, अच्छा। मैं अपने विधानसभा के हर वर्ग के लोगों के यहाँ जाता हूँ और उनके अंदर विकास को लेके एक उत्सुकता है। वह चाहते हैं कि यह सरकार दोबारा बने और विकास के पथ पर कार्य करे। आज हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी ने, आप देखिए कितना चारों तरफ से रोड का एक जाल बिछाया हुआ है। आपको कहीं गोरखपुर जाना है, आपको बनारस जाना है, तो आप आराम से जा सकते हैं। और इटावा के लोगों में भी मतलब जो उत्सुकता है वो विकास को लेके ही है। वो चाहते हैं कि यह सरकार दोबारा बने जी। और इस सरकार में जो कार्य हो रहे हैं वो आगे की ओर जाएं। जी सर, आपने सड़क की बात की, जो कि मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सब बना। आगरा एक्सप्रेसवे को मैं सैफई एक्सप्रेसवे मानता हूँ, वो सिर्फ सैफई के लिए बनाया गया। आप भी जानते हैं कि ज़मीनें किसने खरीदी, क्या किया वहाँ पर, खैर वो एक अलग बात है। बन गया तो बन गया। खैर वो विजन भी मायावती जी का था अपने समय में, उन्होंने ग्रेटर नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे नहीं, पर समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है ना वो। हाँ हाँ। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है, जहां जहां उनके लोगों के गांव आए हैं वहां से वो हाईवे निकला है। हाँ। तो फायदा तो उनके लोगों को ही हुआ है। फायदा उनके लोग को हुआ है, पता नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे फायदा नहीं उठा पाए, मानसिकता नहीं। जी। मैं कहता हूँ कि मुझे झांसी जाना होता है, ठीक है, तो लखनऊ से झांसी के दो रास्ते हैं। एक कानपुर होकर सीधा जालौन और इत्यादि होते हुए, दूसरा रास्ता है आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए आप इटावा पहुँचे। इटावा से फिर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लें और झांसी पहुँच जाएं। यकीन मानिए 100 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों डिस्टेंस में, लेकिन समय बराबर लगता है। तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का ही कार्य है जो उन्होंने आज रोड ट्रांसपोर्टेशन को इतने आगे बढ़ाया है। जी जी। और जो एक्सप्रेसवेज हम देख रहे हैं, पूरा जाल देख रहे हैं सर। अब बात करते हैं कि इटावा में किस प्रकार के ग्रोथ की आवश्यकता है, कौन सा ग्रोथ आप देख रहे हैं। दूसरा, जो बुंदेलखंड जो पूरा एरिया डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्या उससे भी कुछ आप देखते हैं कि चूंकि पास में है, मैंने बताया कि एक्सप्रेस पे सीधे पहुंचाता है आपको झांसी, और पूरा जो बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो बहुत नज़दीक में है। तो आप देखते हैं कि कुछ इसमें भागीदारी होगी, प्रगति होगी। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से इटावा, औरैया, मैनपुरी, एटा, इन सब के लिए एक अलग इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन बने। क्योंकि आप देखेंगे बुंदेलखंड इस तरफ है और हम इधर है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो है ही। हाँ, ये माध्यम हो सकता है कि कोई एक इंडस्ट्रीज इटावा में लगी और उसके कुछ असेंबलीज बुंदेलखंड में किसी इंडस्ट्रीज को जाती हो। तो इस तरह का जैसे सड़क का जाल बिछाया गया है, इसी तरह से आगे चल के इंडस्ट्री का एक जाल बिछाया जाए, जिससे इटावा और आसपास के लोग लाभान्वित हों। जी सर, बड़ा वाटर रिच एरिया देखता हूँ मैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो है ही, मतलब लोग तो हैं ही, पानी से भी समृद्ध है ये पूरा एरिया। और चूँकि आप स्वयं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आपने कॉर्पोरेट में कार्य किया है और आपने कई सारी कंपनीज़ के साथ कार्य किया है। आज के समय में आपका स्वयं का बिजनेस है और आप बहुत सारी कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स वगैरह चीज़ें सप्लाई करते हैं, उसमें आपका दखल है। तो मैं ये जानना चाहूँगा किस प्रकार की इंडस्ट्री आप देखते हैं, किस प्रकार का इटावा जो है किस प्रकार की इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है? अगर हम देखिए, FMCG में आप जाइए, ऑटोमोबाइल्स में जाइए, बोथ विल बी सपोर्ट। एंड सोलर, आप चंबल का जो बीहड़ है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोलर एनर्जी। ओके। आप देखेंगे कि जंगल की जो जगह है वो आज पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ किसानों की भी जगह है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये, अगर कोई कंपनी ओनर्स या सरकार के लोग सुने तो कहीं ना कहीं उन जगहों का यूटिलाइजेशन हो सकता है। किसान की जगह वो बीहड़ी क्षेत्र में है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उसको प्लान करा सके, सही करा सके, तो उस जगह को सरकार चाहे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस चाहे उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। तो एक तो सोलर, FMCG, ऑटोमोबाइल, 3 इंडस्ट्रियां तो आप 100% वहाँ स्थापित कर सकते हैं जो चलने लायक रहेंगी जी। और वैसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, यूटिलिटी सारी है ही, तो कहीं भी किसी इंडस्ट्रीज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। दिल्ली के भी करीब है, दिल्ली के भी करीब है, बिल्कुल 100%। गाजियाबाद, नोएडा अपने आप में बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं, तो उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम, एंसिलरीज उनकी शायद यहाँ लग सकती। आपको बता दो, जब मैं टायर इंडस्ट्रीज में था तो मेरे कई सारे वेंडर्स थे, वो अलग अलग स्टेट्स के थे। बेंगलोर के एक वेंडर थे, वो सारी टायर इंडस्ट्रीज में अपना प्रोडक्ट
देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट असेंबलीज को देते हैं और बाहर भी देते हैं। उन्होंने इतना मतलब अपने आप को स्थापित किया। जो व्यक्ति बेंगलोर से गुजरात जा सकता है, जो बेंगलोर से मध्य प्रदेश मुरैना में टायर इंडस्ट्री है वहां आ सकता है, हरिद्वार आ सकता है। तो कहीं ना कहीं स्कोप तो है ही। आप एक बार उसको स्थापित करिए, पहली चीज है स्थापित करना, फिर उसको मार्केट में लेके आना। इसमें सर सबसे ज़रूरी है, जैसे बात हो रही थी कि एक्सप्रेसवेज है जी। अब एक्सप्रेसवे टोल के माध्यम से अपना रेवेन्यू स्वयं जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाएगी तो सरकार ही, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ही देगी। अभी हाल फिलहाल में एआई समिट हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी हमारी इंडिजिनस कंपनीज की बात हुई। मैं नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करूँगा एआई समिट के बारे में, पॉजिटिव बात ही करेंगे। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, देश के 2.5 लाख युवा वहाँ थे। तो सर्वम कंपनीज, सर्वम ने एआई टूल बनाया, बहुत सारे लोग बनाया। तो भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने एक बाकायदा डेटा सेंटर और प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जिसका उपयोग इन कंपनीज ने किया, क्योंकि इनको हैवी प्रोसेसिंग मतलब चाहिए होती है अपने डेटा को रियल टाइम में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वह पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम सरकार ने बना के दिया और इसमें जो भी कंपनीज जो हैं अपना चार्जेबल बेसिस पर उसका उपयोग करना चाहें वह कर सकती हैं। सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया तो टोल दे के अपना कंपनी या जो भी लोग हैं, प्राइवेट लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या कोई सरकार एक हैवी बड़ी एक कॉमन क्लस्टर या कॉमन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकती है जिसका सदुपयोग आसपास के सारे लोग कर सकें या जो एंसिलरीज हैं वो कर सकें? क्योंकि एक इंडिविजुअल तो अपने आप में इतना बड़ा यूनिट नहीं लगा सकता जिसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को बनाना चाहिए और उपयोगिता भी है। देखिए अभी हम एआई की ओर जा रहे हैं, तो आज जो भारत है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता अन्य देशों की अपेक्षा कम है। आज चाइना सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन में है और एआई में अत्यधिक बिजली खर्च होने वाली है। इसीलिए सरकार की जो पहल भी चल रही है, आप देखिए सोलर को लेके चल रही है। हम एआई का उपयोग जब ही कर सकते हैं जब हमारे पास बिजली की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह जैसे आपने पूछा, सरकार को निश्चित तौर से वहाँ उस बारे में प्लान करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो ये एआई के यूटिलाइजेशंस का है। जी, तो आशीष जी ठीक है, एआई और बाकी सारी बात है और हम ये चाहते हैं, जैसा आपने बताया, हम लोग की अपनी, चूँकि हम लोग भी टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं, तो सबकी इच्छा यही है, एक ही दिशा में सोचते हैं कि प्रदेश का विकास हो। तो प्रदेश का विकास होता है जनरली यूथ के माध्यम से। हमारे पास पॉपुलेशन अत्यधिक है, हम चाहते हैं कि ये लोग बाहर ना जाएं, यहीं कार्य करें, अपने परिवारों के पास रहें। तो इस यूथ को कैसे पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? देखिए सरकार को बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है और सरकार की इंडस्ट्रियलाइजेशंस को लेके भी योजनाएं हैं। यूथ आजकल सबके हाथ में मोबाइल रहता है, सारी स्कीम्स आती हैं और सरकार के अलग अलग माध्यम हैं। औद्योगिक विभाग का भी एक ऑफिस रहता है, वहाँ जाके भी यूथ पता कर सकता है। जितनी भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं शासन के माध्यम से वो पब्लिक के बीच में प्रसारित की जाती है, पर हम अवेयर नहीं है। तो हमारे अवेयरनेस के लिए क्या है कि समय समय पे कार्यक्रम चला के लोगों को अवेयर कराना और सरकार की योजनाओं के साथ साथ उनकी सीढ़ी देना कि भाई उनको कोई योजना है लाइक इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो अभी आज यूथ के सामने समस्या क्या है, जैसे कोई यूथ है वो कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है, पहले तो वो इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, पर लेकिन उसको काम करना है, उसकी इच्छा है, तो उसको उस इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ उसका मन है कि मैं मान लो मैं आलू के चिप्स की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो आलू पहले का बहुत बड़ा गढ़ है हाँ, निश्चित तौर से इटावा आलू की खेती का बहुत बड़ा गढ़ है जी। तो उस मशीन्स के बारे में जाने, कितने प्रकार की मशीन्स आती हैं, सबसे लोएस्ट बजट की मशीन कौन सी है, सबसे हायर बजट की मशीन क्या है, उस मशीन में दोनों मशीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या ऑटोमेटिक है, क्या सेमी ऑटोमेटिक है, कितने की है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग कैसा है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग कैसी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यूथ के लिए बहुत आवश्यक है। प्लांट डालना एक टास्क हो सकता है, पर वो मैं उसको इजी टास्क समझता हूँ। उस प्लांट को सरवाइव करना सबसे बड़ा टास्क है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो यूथ को कौन समझाएगा, मुद्दा ये आता है जी। तो उसके लिए अभी जैसे मार्च के बाद हमारा एक युवा संवाद कार्यक्रम है और उस युवा संवाद कार्यक्रम को हमें अपने विधानसभा में करने का मेरा जो उद्देश्य है, मेरे विधानसभा के अंदर जो मेरा यूथ है उसको एक तो करियर काउंसलिंग मिलेगी कि भाई मैं 12th पास किया हूँ, अभी मुझे 12th के बाद क्या करना है या 10th के बाद क्या करना है।
तो वो गाइडेंस एक उस युवा संवाद कार्यक्रम में मिलेगा। दूसरा, अब कोई व्यक्ति, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे आप, तो 2-3 तरह की लाइन है। आप परचेज में भी जा सकते हो। आजकल इंडस्ट्री क्या करती है, मैकेनिकल इंजीनियर को परचेज में डाल दिया, प्रोडक्शन में डाल दिया, मैकेनिकल में डाल दिया, तो उसको ये पता चलेगा कि इंडस्ट्री के अंदर कितने फील्ड्स होते हैं और जॉब के बारे में पता चलेगा। इसी तरह उद्योग की इच्छा रखने वाले जो यूथ हैं उनको इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाहर से या मेरे इटावा के जो लोग किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको किसी तरह कन्वेंस करके या कोई संदेश देके वो अपना एक दिन का 1 घंटा हमको दे, जहां उनका मैं किसी मोहल्ले में, किसी गांव में प्रोग्राम लगा सकूं। ये प्रोग्राम ये इतना बेनिफिशियल प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा तो यूथ से कनेक्टिविटी होगी। मतलब अगर मैं आज आपसे मिल रहा हूं और मैं किसी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता हूं, अगर मेरी इंडस्ट्रीज में कोई नौकरी निकली तो मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूं। दिस प्रोग्राम विल बी कलेक्ट यूथ इन अ वन प्लेटफॉर्म। तो ये इटावा के सारे यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा जहां कोई भी आदमी किसी से कनेक्टिविटी करके अपने करियर से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जिज्ञासा को पूरा कर सकेगा। जिसको नौकरी की आवश्यकता होगी वो नौकरी। नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी, अभी पिछले साल मैंने जिस कंपनी में मैं प्रीवियस था वहां मैंने उस कंपनी का कैंपस इटावा में बुलाया था और योकोहामा का कैंपस इटावा में आया। उन्होंने सिलेक्शंस भी किया, पर प्रॉब्लम थी कि दूर की वजह से कोई जाना नहीं चाह रहा था। आप समझिए, योकोहामा में हमेशा वैकेंसीज रहती है और उनके कई सारे यूनिट्स आ रही हैं और बेसिकली अभी वुमेन्स भी बहुत सारी वहाँ काम कर रही हैं, तो महिलाओं के लेके भी कैंपस वो करना चाहते हैं जी। तो ये बड़ा आवश्यक है कि यूथ को, जो हमारा यंग है, उसको हम, जो पहले जो मानसिकता थी सर कि कोई नेता आ रहा है कह रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे तुमको, 1000 रुपया 1500 रुपये, उसमें वो खुश हो गया है। तो 1000-1500 से तो एक किसी युवा का कुछ नहीं होना, उसका तो 1000 रुपये डेली का खर्चा हो जाएगा जिस प्रकार की उसकी चीज़ें हैं। तो अगर वह स्वयं को एक नौकरी दे सके या स्वयं को एक रोज़गार दे सके या दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा कर सके, और लखपति जी साहब ने आलू के खेत की बात की, मान लीजिए अगर वो किसानों को हेल्प करने के लिए मशीनें बनाने में ही आ जाता है कि वह मशीन बना के, जो अपने ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स बनाई, या खेती में किस प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो मशीन बनाने की या मशीन की सर्विसिंग करने की, या जो मशीन्स बनाए रहे हैं लोग उनको किसानों तक पहुंचाने की, यह भी एक कार्य हो सकता है। बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें कई तरह की समस्याओं को फेस किया है जी। यूथ को, मतलब युवा को अपना कार्य करना ही पड़ेगा। बिना कार्य के कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो सोचता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो आने वाले समय में उसको काम करना ही पड़ेगा। आप समझिए, पॉपुलेशंस के हिसाब से, व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा और नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा जो नज़रिया रहता है, अरे 12,000 की जॉब है, 10,000 की जॉब है, 11,000 की जॉब है, वो चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको अपने अंदर स्किल पैदा करनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपका पैसा बढ़ेगा। आपको 10,000 की नौकरी से हो सकता है 10, 15, 20 लाख तक पहुंचो आप, पर लेकिन आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको अपने कार्य क्षमता को दिखाना पड़ेगा, आपको काम सीखना पड़ेगा। तो जो यूथ को अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। काम की कोई कमी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको दे सकता हूं जहां आपको यह सिद्ध होता है कि काम की कोई कमी नहीं है। जी, सही बात है। और कम से कम मुझे लगता है ये जो बहुत ही थर्ड रेट जो मानसिकता थी, मैं उसको जातिवादी मानसिकता तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जातियों का अपना एक प्रभाव था, अपना एक कार्य था, इतिहास में उनका अपना एक संघर्ष था और वो उन्होंने किया, वो अलग बात है। पर राजनीतिज्ञों ने जो फ़ायदा उठाया और जो एक ढर्रे पर डाल दिया हमारी एक पूरी जनरेशन को कि जातिवादी सोच रखो, जातिवादी राजनीति करो, जातिवादी वोटिंग करो, यह यूथ अब प्राइवेट स्पेस में अगर जाता है तो वो इस बहुत ही जो उसको जकड़ के रखी है इस मानसिकता ने, इस राजनीति ने, क्या उससे बाहर निकल पाएगा? निश्चित तौर से निकलेगा। युवा कभी जातीय राजनीति को पसंद नहीं करता। वर्तमान का युवा, पुराने समय की बात अलग थी, पर लेकिन वर्तमान समय में सब शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं किसी दावत में या किसी विवाह समारोह में, रेस्टोरेंट में, तो आप रसोइये की क्या जात पूछ के खाना खाते हैं क्या? जब इस तरह के भेदभाव हम ही नहीं रखते हैं तो सामने वाले से हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और आप देखिए कि अभी जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम, वहाँ पे हमको केवल काम पे फोकस करना है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी कि भाई जाति व्यवस्था पे आधारित सारी चीज़ें, और सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जी,
सिस्टम चेंज हो रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, ये हम साफ माहौल साफ change देख हो रहा रहे है। हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आप जी। देखिए, जब मैं देख रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, हम्म, तो लोगों ने अलग अलग जातियों के अपने अपने सम्मेलन करना चालू कर दिया। दुखद है लेकिन। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इन 5 साल में केवल चुनावी वर्ष में ही केवल जातीय सम्मेलन करने की याद आई? आप कहाँ थे जब आपके जाति का व्यक्ति हॉस्पिटल में था और उसको आवश्यकता थी? आपके जाति के व्यक्ति को जॉब की आवश्यकता थी, उसकी बेटी की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, तो आप कहाँ थे? केवल इलेक्शन के टाइम पे आपको जाति याद आती है क्या? मैं घोर विरोधी हूँ जातीय व्यवस्था का, कि भाई राजनीति किसी तरह राजनीति। से भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को समाज में समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो है उसका निधन हो जाता है, और वो किससे प्रताड़ित था? किसी बीमारी से प्रताड़ित था, वो निधन हो गया, फिर उसके मरने के बाद लोग वहां पहुंच रहे हैं, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जा रहे हैं, उसका क्रीमेशन कर रहे हैं। पर पहले कहाँ थे आप? अगर आप पहले खड़े हो गए होते तो उसके और उसके परिवार की ये स्थितियां नहीं होती। जी, सही बात है। मतलब जब समय आया, जब 5 साल में जब आपको जिन विधायकों को या जिनको जो है ये मौका मिला सेवा करने का, तब तो वो भगवान जाने पता नहीं क्या कर रहे थे। और जब चुनावी वर्ष आया तो लगे, जो आपने कहा, कि जातीय सम्मेलन करने। संपूर्ण समाज को जी। एक साथ चलने की आवश्यकता है। हम्म, संपूर्ण समाज जब खड़ा होगा तभी ये समाज बचेगा, अन्यथा ये समाज को कोई बचा नहीं सकता है। आज समाज की जो आवश्यकता है, हमारे पूर्वजों ने, आपने देखा होगा, पहले कई गांवों में वेधशालाएं, शिक्षा के संस्थान थे। वो सब उस समय की व्यवस्था थी जब लोग दान किया करते थे कि भाई मुझे कोई तकलीफ हुई, आने वाली पीढ़ी को ये तकलीफ ना हो। आज वह सब समाप्त हो गया। आज प्रत्येक शहर को एक चैरिटी के हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता है। जिस दिन समाज ये हॉस्पिटल्स को लेके और शिक्षा व्यवस्थाओं को लेके चैरिटी की ओर जाएगा, दान करेगा और खड़ा करेगा, निश्चित तौर से आप देखना समाज खड़ा हो जाएगा। सर बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक ना, जो माई बाप सरकार मेंटेलिटी बना दी गई समाजवादी व्यवस्था ने, कि सरकार ही सब करेगी, जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक आप अगर ये चाहिए तो। उत्तर प्रदेश के कितने लोग को मैंने देखा, जब मेडिकल सुविधाएं इतनी नहीं थी, तो या तो पूर्वांचल के लोग पीजीआई या बनारस बीएचयू जाते थे, या नहीं सीधे दिल्ली एम्स जाते थे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं थे। योगी जी को मैंने देखा कि उनका जो स्वास्थ्य पे काम है, जापानीज एंसेफ्लाइटिस के द्वारा होने वाली मौतें 2 साल से 0 हो गई हैं, और जबकि सिंगल डिजिट में थी। और पता नहीं, पहले सैकड़ों हजारों बच्चे मरते थे वैसे पूरे पूर्वांचल में। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, ऑलमोस्ट अब 27 तक चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट कोविड जो हेल्थ पे काम हुआ है, तो वही आपका उसमें जो फिर मोदी जी की योजना है, आयुष्मान योजना, वो लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, बहुत सारी योजनाएं। तो आज की डेट में कम से कम यह है कि बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों के पास तमाम तरीके के प्राइवेट हों, चाहे आपके तो समय पर कौन काम आता है। और जब समाज मजबूत होता है, अब मैं योगी जी के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका ये कार्य इसलिए कर पाए क्योंकि जिस मंदिर को, जिस पीठ को वो बिलोंग करते हैं, गोरखनाथ पीठ, उसके अपने अस्पताल है। उसका 500 बेड का भी एक अस्पताल बन रहा है, और उन्हीं पूर्वांचल के लोगों के लिए, और शानदार बन रहा है। तो बन इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ पर लोगों का इलाज होना है। पहले से भी मंदिर के अंदर इलाज होता था, तो नज़र पहले थी समाज की, उन लोगों की जिन्होंने समाज के लिए कार्य करना सोचा। सरकार का कोई सहयोग नहीं था, लेकिन समाज के लिए कार्य करना है तो जो शिक्षण संस्थान है, 50 से ज़्यादा उनके शिक्षण संस्थान भी हैं, तो यह लोगों ने किया। जो आप बता रहे हैं उसी का उदाहरण मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। और वही जब उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए देखिए, किया। योगी जी हर जिले में एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि भाई विद्यालय खोला जाए। सरकार अपना काम कर रही है, पर समाज पीछे हट गया। यस। तो समाज को आगे आना है। जिस समय समाज आगे आएगा, सरकार और समाज के कोऑर्डिनेशन से ये मानव समाज खड़ा उठे। हिंदू समाज बचा ही सर समाज के कारण है, वरना सत्ताएं तो सदैव हिंदू समाज के खिलाफ खड़ी खड़ी। और हिंदू समाज, जैसा आपने बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बिजनेस आएगा, लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और भैया, प्रॉफिट जनरेट करने में कोई समस्या नहीं है। ये समाजवादी मानसिकता से कृपया बाहर आए कि पैसा बड़ा खराब होता है, बड़े खराब लोग ही पैसा कमाते हैं। नहीं, ईमानदारी से दसियों सैकड़ों लोगों को नौकरी देने वाले लोग भी पैसा पैदा करते हैं, और करना चाहिए। और फिर आपकी जो बात
ये वही लोग समाज में इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स भी खड़ा करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल जो शिक्षण संस्थान हैं, अस्पताल हैं, इस प्रकार के रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, और ये कार्य हमारे यहाँ बहुत पहले से होता आया है। होता है। तो अब आप उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इटावा में भी यह एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आए और वह जो है इस जकड़न से कम बाहर निकले। जो जिस मैं बताऊं, मैं बाहर से हूँ, मैं इटावा का नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। तो जो मानसिकता, जो छवि है वहाँ के प्रति, क्या उस छवि में भी आप परिवर्तन देखना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे हर जिले के कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं। मेरा तो कहना है कि जो प्रतिनिधित्व होता है वह खुद अपने आप में सक्षम भी है, और कहीं ना कहीं एक लघु उद्योग स्थापित करने में तो शहर के व्यापारियों को, शहर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकता है। और ये मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, समाज ने जिस समय मुझे इटावा का नेतृत्व दिया, मैं इटावा में एक चैरिटी का हॉस्पिटल और विद्यालय, ये मेरी प्राथमिकता में रहेंगे, और इटावा का औद्योगिक विकास सबसे पहली प्राथमिकता में रहेगा, जिसके लिए मैं काम करूंगा और वचनबद्ध हूं। मैं ऐसे 100 लोगों का पहली साल में अगर मैं प्रतिनिधित्व करता हूं तो ऐसे 100 लोगों का चयन करूंगा, उनको इंडस्ट्री के बारे में अवेयर कराऊंगा, उनको किस में रुचि है, किस प्रोडक्ट में रुचि है, उनका मशीन कहां से आना है, कैसे इंस्टॉल होना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, कैसे उनका मार्केट में जाना है, ये सब उनकी मैं मदद करूंगा। मैं निश्चित तौर से कोशिश कर रहा हूं ये कि कैसे इटावा का यूथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ा हो, जो एक समस्याएं हैं उनके सामने कि भाई रोजगार कैसे बढ़े। हम हर किसी को रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखोगे, आज आप कहीं जॉब करिए, आप किसी शहर में किसी मतलब एजेंसी पे काम करिए, तो आप पूछोगे ना, उसको तनख्वाह जो होगी वो 8 से 10,000 रुपये होगी, 12,000 रुपये होगी, तो वो भी ज्यादा कमाना चाहता है। और कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर से उसकी तनख्वाह जो होगी वो 17,000 16,000 रुपये होगी, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम वेजेस जो है वो 18,000 रुपये मिनिमम, आप समझिए। तो इंडस्ट्री के आने से एक तो शहर में कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जो कुछ लोग शहर के धनाढ्य लोग हैं जिन्होंने सोचा नहीं मुझे एम्प्लॉय रखना है, बस पे मुझे 8,000 10,000 रुपये करना है, तो उनकी भी आंखें खुलेंगी और उनको भी कहीं ना कहीं वहां काम करने वाले लोगों की पे स्किल में सुधार आएगा। मतलब शहर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और दर्शकों, जैसा आपने बताया कि 18,000 रुपये जो तनख्वाह होती है, लोग कहेंगे कि अरे मुंबई में तो आदमी ज़्यादा कमा लेता है। भाई साहब, मुंबई के जो खर्चे हैं ना, वो फिर आपकी सेविंग नहीं रहने देते। जब आप अपने शहर में अपने परिवार के पास रहते हैं तो आपकी सेविंग ज़्यादा होती है। तनख्वाह मायने नहीं रखती है, सेविंग मायने रखती है। ठीक है, कम तनख्वाह ज़्यादा सेविंग बेहतर है ज़्यादा तनख्वाह और कम सेविंग से। ठीक है, 18,000 तो मिनिमम बताया। इसके बाद आपका जैसे जैसे एक्सपेंस बढ़ता है, आपको पैसे बढ़ते जाते हैं। की बात कर बिल्कुल। तो अपने शहरों में, अपने परिवारों में लोग रहें, वहीं पर कार्य करें जहां वो पले बढ़े हैं, उसी भूमि का विकास करें, पलायन न करना पड़े। इसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं और यूथ संवाद भी करना चाह रहे हैं, वह भी हम देखिए, मैं इसका भुगत भोगी हूँ जी। मेरी जो इच्छा, मैं संघ परिवार में रहा हूँ और संघ परिवार का स्वयंसेवक हूँ। तो जब मैं इटावा में मेरी रहने की इच्छा थी, फिर मेरी जॉब लगी, फिर मैं बाहर चला गया, फिर मेरी राजनीति में आने की इच्छा थी, तो मैंने कई सारी चुनौतियों का सामना किया अपने राजनीतिक जीवन और इटावा में स्टेबल होने के लिए। अपने करियर को छोड़ के मैं आया कि भाई मैं अपने इटावा के लिए कुछ कर सकूं, अपने परिवार के पास रह सकूं, और वहां रह के मैं पूरे इटावा की जो आर्थिक और सामाजिक चीतियां हैं, इंडस्ट्रियल जो विकास है, उसकी तरफ कैसे जाएं। क्योंकि आज समाज को सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भी है, क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन के दौर में। आर्थिक प्रगति भी एक जिले की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इटावा है, आप देखेंगे इटावा की परिधि में मार्केट बहुत ज़्यादा फैला नहीं है। आज इटावा जो है वो जाम की समस्या से जूझ रहा है। तो हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरी जो दुकान है वो मार्केट में हो तो मैं ज़्यादा कमाऊँ। तो क्या हुआ है कि इटावा चारों तरफ से जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। जिन लोगों ने जगह लेके डाली है वो मकान नहीं बना रहे, दुकान नहीं बना रहे, तो यूथ को काम ही नहीं मिल रहा। जिनकी है वो उनका रेंट ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये इटावा के आर्थिक और सामाजिक विकास का एक मुद्दा है, और इसको आगे आके कैसे सॉल्व करना है, इसको आगे आके लोगों को कैसे समझाना है, जिससे इटावा का आर्थिक और सामाजिक विकास हो, साथ साथ औद्योगिक शहर भी थोड़ा अच्छा विकसित हो आप अच्छा हो। हाँ, मतलब जो बाहर हो,
मार्केट्स थोड़े बाहर जाएं और एक जो डेवलपमेंट होता है शहर का वो होना चाहिए, बड़ी जी। सख्त आवश्यकता है। तो जब हमारे टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ जब इस प्रकार से सोच रहे हैं, एक ये बदलते माहौल का, मोदी जी के कार्य का, योगी जी के नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश के जो विकास है, इसका ये फल आप देख रहे हैं कि जो इलाका बदनाम हुआ करता था, आज वहाँ पर ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग आ रहे हैं सामने, जो पूर्ण रूप से भारत के विकास की, अपने शहर के विकास की, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो माहौल मिल रहा है। तो यह बड़ा आवश्यक था। और मैं चलते-चलते, आप चूँकि यूथ संवाद के माध्यम से भी कर रहे हैं, तो यूथ संवाद आप कब से शुरू करेंगे और हम लोग उसको कैसे मार्च के देख बाद सकते तो हैं? मेरा युवा संवाद कार्यक्रम जी। का प्रारंभ रहेगा हुँ, और मैं कोशिश करूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने संपर्क के माध्यम से लोगों से समय लेने के लिए। और आपको भी सूचना मैं फ़ोन के माध्यम से कर सकता हूं जी। या आप भी सूचना ले सकते हैं। जी। पर्टिकुलर जैसे मुझे किसी एक गांव में युवा संवाद कार्यक्रम करना, मैं जाऊंगा, मेरे इनविटेशंस कार्ड रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में यूथ को घर से बाहर निकालना एक बड़ा टास्क है। हुँ, क्योंकि वो क्यों आएगा, पहली चीज़ हुँ, तो बकायदा उस कार्ड में उनका नाम, हुँ, उस गांव में किस जगह पे हम संवाद कार्यक्रम करेंगे, हुँ, किस समय करेंगे, तो मैं खुद डोर टू डोर जाऊंगा जी। कि भाई आज मेरे को 50 युवाओं से बात करनी है, हुँ, आप आइए। फिर उनके साथ बैठ के वार्ता करूंगा। एक कम्युनिकेशन का माध्यम सोशल मीडिया, टेलीफोनिक, इस तरह से जी, माध्यम रहेगा। जी। तो आशीष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत आपने हमें धन्यवाद समय संदीप जी दिया आपका। और दर्शकों से बताना चाहूँगा, दर्शकों, आपने कुछ दिन पहले प्रारंभ पर हमारा एक पॉडकास्ट देखा था, जिसमें हमने 4 ऐसे लोगों से बात की थी जो उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए थे, पर व्यापार करने और अपना कार्य करने वापस उत्तर प्रदेश आए और यहाँ पर उनको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। तो हमारी मुहिम भी है प्रारब्ध की कि जो पलायन कर गए लोग हैं, वो वापस आएँ, वो यहाँ पर कार्य करें, अपने परिवारों के पास रहें, वो बेवजह वो किसी बड़े शहर की गंदी बदबूदार जगह पर ना रहें, जहाँ पर ना ज़िंदगी है और जहाँ पर कोई भी पलट के कभी भी बोल देता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर के हो। तो अपनी भूमि का विकास करने के लिए जो हमारी मुहिम है प्रारब्ध की है, उसमें हम एक नया आयाम देखते हैं आशीष कुमार सिंह चौहान जी के माध्यम से। और हम ये देखते हैं कि जो माहौल मिल रहा है उस समय कोई सोचने वाला है, कोई करने वाला है, तो उसकी बात दूर दूर तक जानी बहुत आवश्यक है। तो आपको यह चर्चा कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पश्चिमी यूपी के जितने हमारे मित्र हैं, हम आशीष जी का संपर्क और जो इनका सोशल मीडिया का जो यूथ, सोशल मीडिया नहीं, जो ज़मीन पर घर घर जाकर जो युवा संवाद होगा, उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इनसे संपर्क करें, इनको इनसे जुड़ें और कम से कम आपके पास कुछ आइडियाज़ हों तो वो भी आप हमसे शेयर करें, आप इनसे भी शेयर करें। उसके लिए भी हम कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडीज़ आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। और हमारी ये मुहिम, आशीष जी की ये मुहिम आपको कैसी लगी, उस पर अपनी राय ज़रूर दें। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है कि आपके माध्यम से यह बात जब दूर तक जाए तो कोई 2-4 बच्चे, कोई 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितने भी हों, वो अपने परिवारों के साथ रह सकें, अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकें और परिवार न टूटें, उनका जीवन बने। यही हमारी इच्छा, आकांक्षा के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं और इस विश्वास के साथ कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, प्रारंभ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी विषय और पॉजिटिव बातें हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।